Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. वैक्सीनेटर BPS 6 की पोस्ट NTS की तरफ से एडवर्टाइज हुई थी। उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ लेक्चर्स डिजाइन किए हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 1। लेट्स सी कि हमारे पास कुछ वन लाइनर्स हैं, कुछ MCQs हैं। पास्ट पेपर्स में आपके जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अ वैक्सीन इज यूज्ड टू। वैक्सीन किस चीज के लिए यूज होती है बेसिकली? तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है बेसिकली? अगर हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस की बात करें तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस, उस प्रोसेस में हम एक बॉडी में जो है वो वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीन, और वो वैक्सीन क्या जाके करती है? वो वैक्सीन हमारी बॉडी को डिजीजेस से रोकती है। अब कोई भी वैक्सीन है, जब हम किसी भी बॉडी को वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो वो वैक्सीन बेसिकली करती क्या है? वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है। और उससे फिर क्या होता है कि कोई भी डिजीज होने से पहले ही उससे प्रिवेंशन हो जाती है। तो बजाय इसके कि आपको कोई डिजीज हो जाए उसके लिए आप कोई ट्रीटमेंट लें, तो किसी भी डिजीज से बचने के लिए जो है वो उसकी वैक्सीन लगाई जाती है। बेसिकली अ वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट डिजीज। और वैक्सीन लगाने का जो अमल है उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। ओके ओके, नेक्स्ट इज वैक्सीन्स वर्क बाय स्टिमुलेटिंग। अब वैक्सीन्स जो हैं, हम कहते हैं कि वैक्सीन्स डिजीजेस से बचाती हैं, रोकती हैं, डिजीज को होने नहीं देती। तो ये काम कैसे करती हैं बेसिकली? तो जब भी किसी भी पर्सन को हम वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन जो है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करके, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करके, फिर जब वो डिजीज होती है तो उससे जो है वो फाइट करने के लिए रेडी रहती है। तो बेसिकली वैक्सीन्स करती क्या है? दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, सो दे वर्क बाय स्टिमुलेटिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करके ये क्या करती हैं? डिजीजेस से बचाव करती हैं, रोकती हैं। देन नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो करते क्यों है? उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है, मकसद क्या है? तो मकसद यही है कि इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाना है, ताकि जो है वो जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी कम्युनिटीज हैं, उनको इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचाया जाए। ताकि जब डिजीज होनी हो तो उससे पहले ही उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हुई भी हों प्रोड्यूस, जो उस फाइट को जो उस डिजीज को फाइट करने के लिए रेडी हो। तो बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वैक्सीनेशन के, कि वैक्सीनेशन से डिजीजेस जो है वो प्रिवेंट होती हैं, डेथ के चांसेस डिक्रीज होती हैं, इम्यूनिटी डेवलप होती है, और कम्युनिटीज में से जो भी इंफेक्शियस डिजीजेस होती हैं वो खत्म होती हैं। तो बेसिकली वैक्सीनेशन इंक्रीज इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट डिजीज। देन नेक्स्ट वो ये, हु प्रोड्यूस दी वैक्सीन? वैक्सीन बनाता कौन है? तो जो स्पेशलिस्ट हैं जो वैक्सीन्स को बनाते हैं वो बेसिकली या तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, या बैक्टीरियोलॉजिस्ट होंगे, या वायरोलॉजिस्ट होंगे जो वायरस स्टडी करते होंगे, या बायोटेक्नोलॉजिस्ट, या इम्यूनोलॉजिस्ट। तो इम्यूनोलॉजिस्ट बेसिकली क्या चीज स्टडी करते हैं? वो इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, वैक्सीन पे रिसर्च का काम करते हैं कि कैसे वैक्सीन बनानी है। तो इम्यूनोलॉजिस्ट जो हैं ये बेसिकली वैक्सीन्स प्रोड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट वैक्सीन वाज प्रोड्यूस्ड बाय। जो पहली वैक्सीन बनी थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, और इसी को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये भी अक्सर आप लोगों के पास एग्जाम्स में कभी कभी ये वाला आ जाता है MCQ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? तो वो एडवर्ड जेनर है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो वर्ल्ड की पहली वैक्सीन जो बनाई थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। और जो पहली वैक्सीन बनाई गई थी वो किस डिजीज के लिए बनाई गई थी? वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी। ये भी आपके MCQs में आता है। और कौन से साल में बनाई गई थी? 1796 में दुनिया की पहली वैक्सीन बनी थी। 1796 में दुनिया की पहली वैक्सीन बनी थी। किस डिजीज के लिए बनी थी? स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, then next is a person who immunize children from various diseases। एक ऐसा बंदा जो बच्चों को इम्यूनाइज करता है बहुत सारी बीमारियों से,
उसको क्या कहते हैं? तो उसको बेसिकली वैक्सीनेटर कहते हैं। वैक्सीनेटर क्या है? एक ट्रेंड हेल्थ वर्कर होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को या एडल्ट्स को वैक्सीन्स लगाते हैं ताकि जो भी बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं उनको डिजीजेस से बचाया जा सके। तो वो बेसिकली इम्यून करते हैं डिजीजेस से। तो ये काम किसका है? ये वैक्सीनेटर का काम है। सो बी वैक्सीनेटर इज द करेक्ट आंसर। Then next is a process by which our body is ready to fight with various pathogens is known as। अब इम्यूनाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी को रेडी करते हैं ताकि वो फ्यूचर में जो भी पैथोजेंस आते हैं उनसे फाइट कर सकें। और इम्यूनाइजेशन कैसे मिलती है किसी भी बॉडी को? वो मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी को रेडी करें टू फाइट विथ पैथोजेंस, उस प्रोसेस को कहेंगे इम्यूनाइजेशन। ओके, then next is process by which vaccine is distributed and administered is called। एक अब वैक्सीन लगाने के अमल को और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के अमल को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। अब इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन डिफरेंट टर्म्स हैं। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के बाद जो है वो हमें बॉडी को मिलती है। तो वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन्स को जो है वो लोगों को लगाते हैं, लोगों को वैक्सीन देते हैं। और एक ऐसा प्रोसेस जिससे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाए, उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज EPI प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर। EPI प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में एक ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो ये बेसिकली एक ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि WHO ने लॉन्च किया था 1974 में, ताकि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सबको जो है वो डिजीजेस से रोका जा सके, उनको जो है करेक्ट टाइमिंग्स पे करेक्ट वैक्सीनेशन के डोज देके उनको डिजीजेस से बचाया जा सके। Then next is EPI was launched in Pakistan in। अब ओवरऑल तो EPI जो लॉन्च हुई थी वो 1974 में हुई थी। पाकिस्तान में ये लॉन्च हुई थी 1978 में। सो सी 1978 इज द करेक्ट आंसर। मेन ऑब्जेक्टिव जो EPI का था वो ये था कि बच्चों में से जो है वो डिजीजेस को रोका जाए और जो है पोलियो को एलिमिनेट किया जाए और बाकी की जो भी ऐसी डिजीजेस हैं जिनको वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं उनसे लोगों को बचाया जा सके। तो पाकिस्तान में ये लॉन्च कब हुआ था EPI प्रोग्राम? 1978 में। अब EPI के अंदर जो भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस आती हैं वो ये हैं। अब इन पे जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जिनको जो EPI के अंडर आती हैं और वैक्सीन्स के थ्रू इन डिजीजेस को रोका जा सकता है। अब ट्यूबरक्यूलोसिस, इसके लिए वैक्सीन कौन सी यूज होती है? BCG वैक्सीन। पोलियो के लिए OPV एंड IPV वैक्सीन यूज होती हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूज होती है। डायथेरा के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज होती हैं। पेर्टुसिस जिसको वूपिंग कफ भी कहा जाता है, इसके लिए कौन सी वैक्सीन यूज होती है? पेंटावेलेंट। और टेटनस के लिए पेंटावेलेंट और TT कंटेनिंग वैक्सीन यूज होती हैं। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए भी पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज होती है। न्यूमोकोकल डिजीजेस के लिए PCV वैक्सीन का यूज किया जाता है। रोटा वायरस डायरिया के लिए रोटा वायरस वैक्सीन यूज होती है। मीजल्स के लिए मीजल्स रूबेला वैक्सीन यूज होती है और रूबेला के लिए भी MR वैक्सीन यूज होती है। ये कुछ डिजीजेस हैं जिनकी जो वैक्सीन हैं ये अक्सर आप लोगों के पास MCQs आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा MCQ आ जाएगा कि BCG कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। तो BCG जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए यूज की जाती है। टेटनस के लिए कौन सी वैक्सीन यूज होती है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम फर्दर डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज बेस्ट वे टू प्रिवेंट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। अब जो भी ऐसी डिजीजेस हैं जिनको वैक्सीन से रोका जा सकता है उनके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? एक्सरसाइज की जाए, सर्जरी करवाई जाए या लोगों को आइसोलेट किया जाए या इम्यूनाइजेशन। तो हमें पता है कि इम्यूनाइजेशन से हम जो है वो इन डिजीजेस को रोक सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन इज बेसिकली द बेस्ट वे टू प्रिवेंट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस।
ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे है, ताकि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है और फ्यूचर में अगर कोई डिजीज होनी होती है तो उससे हम बॉडी को बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट्स। अब रूटीन इम्यूनाइजेशन क्या है? अब रूटीन इम्यूनाइजेशन बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम बच्चों को और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से फिक्स्ड डोजेस वैक्सीन के प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रूटीन इम्यूनाइजेशन, जैसे रेगुलर वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड शेड्यूल। ऐसे नहीं हो गया कि रैंडम हमने वैक्सीनेशन करवा ली। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम वैक्सीन लगनी चाहिए, कितने डोजेस लगने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये सारा रूटीन इम्यूनाइजेशन में होता है। ये बेसिकली प्रोटेक्ट किसको करता है? ये मेनली डिजाइन किया गया है इन्फेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन। एडल्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन स्पेशली जो फोकस इसका होता है वो चिल्ड्रन पे होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सॉइड वैक्सीन। अब टॉक्सॉइड वैक्सीन बेसिकली वैक्सीन की टाइप है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है? तो टॉक्सॉइड वैक्सीन बेसिकली एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें बैक्टीरियल टॉक्सिन को यूज किया जाता है जो कि हार्मलेस होता है और उससे फिर इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। तो इन सब में से अगर हम देखें तो टेटनस वैक्सीन, अगर हम ओवरऑल देखें तो टॉक्साइड वैक्सीन कौन सी होती है? एक टेटनस की वैक्सीन होती है टीटी, और दूसरी डायथेरिया की वैक्सीन होती है। ये दोनों हमारे पास कौन सी वैक्सीन की टाइप्स हैं? टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टेटनस का ऑप्शन नहीं है, डायथेरिया का ऑप्शन है, तो हम किस पे सिलेक्ट करेंगे? डायथेरिया। तो टॉक्साइड वैक्सीन, डायथेरिया वैक्सीन जो है वो टॉक्साइड वैक्सीन होती है। अब कौन सी वैक्सीन कौन सी टाइप में आती है? तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन हैं। एक है हमारे पास लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसके अंदर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही वीक होते हैं, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते। तो इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? बीसीजी, ओपीवी एंड मीजल्स वैक्सीन जो हैं वो लाइव वैक्सीन की एग्जांपल्स हैं, जबकि टॉक्सॉइड वैक्सीन के अंदर जो है वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं। अब हमारे पास टेटनस टॉक्सॉइड एंड डायथेरिया टॉक्सॉइड, ये दोनों टॉक्सॉइड वैक्सीन की एग्जांपल्स हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है सब यूनिट और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इनके अंदर कुछ पार्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंट होते हैं। हेपाटाइटिस बी वैक्सीन एंड एचपीवी वैक्सीन इस कैटेगरी में आती हैं। देन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसको किल्ड वैक्सीन भी कहा जाता है, इसके अंदर क्या होते हैं? किल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आईपीवी एंड रेबीज वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की एग्जाम्पल हैं, जबकि कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर क्या होता है? एंटीजन लिंक्ड होता है टू अ कैरियर प्रोटीन, और इसकी एग्जांपल्स हैं एचआईवी वैक्सीन एंड पीसीवी। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है एन इंजेक्शन गिवन इनटू मसल्स। एक ऐसी इंजेक्शन जो कि मसल्स में दी जाती है। वैसे वैक्सीनेशन भी हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं मोस्टली। तो ऐसी इंजेक्शन जो मसल्स में दी जाए उसको क्या कहते हैं? उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये मसल्स डीप इनटू द मसल्स ऑफ बॉडी दी जाती हैं। और मसल्स में कहाँ कहाँ दी जाती हैं? जैसे कि अपर आर्म हो गया, एक तो अपर आर्म में दी जाती हैं। दूसरा जो थाइज हैं, थाइज पे दी जाती हैं। और तीसरा बटॉक। ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से बेसिकली ये इन 3 साइड्स पे दी जाती हैं। तो एक ऐसी इंजेक्शन जो मसल्स में दी जाए उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं, और एक ऐसी इंजेक्शन जो कि वेन में दी जाए उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन कहा जाता है। सो बी इसका आंसर होगा करेक्ट। अब डायरेक्टली वेन में आपकी नस में कोई इंजेक्शन दी जाए उसको इंट्रावेनस कहेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर गिविंग एन इंजेक्शन द वैक्सीनेटर शुड। अब वैक्सीनेटर क्या है? बेसिकली वैक्सीनेटर का काम क्या है? वैक्सीन लगाना और वैक्सीन को स्टोर करना, वैक्सीन को अच्छे से मेंटेन करना, और हर चीज का एसओपीज को फॉलो करके वैक्सीन लगाना, और ये वैक्सीनेटर का काम है। तो वैक्सीनेटर को इंजेक्शन देने से पहले किस चीज को जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? वैसे तो वैक्सीनेटर के काम बहुत सारे हैं कि वो हर हिसाब से जो है वो वैक्सीन को देखे कि क्या वो सेफ है, वो सही से स्टोर की हुई है, कहीं उस पे उसके ऊपर हीट ज्यादा तो नहीं आई या क्या। तो वैक्सीन देने से पहले वैक्सीन का नाम अच्छे से देख लें, कितना डोज देना है वो अच्छे से देख लें, और वायल की कंडीशन देख लें कि क्या वो यूज करने के काबिल है या नहीं है।
और सबसे इम्पोर्टेंट डेट उसकी उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। तो अगर तो एक्सपायरी डेट चेक नहीं की और वो एक्सपायर हुई भी होगी वैक्सीन, तो फिर तो वो जिसको हम वैक्सीन दे रहे हैं उसके लिए खतरा होगा। इंजेक्शन देने से पहले वैक्सीनेटर को लाजमी जो है वो एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास है स्टेराइल सिरिंज मीन्स। स्टेराइल सिरिंज का क्या मकसद है? स्टेराइल सिरिंज वो सिरिंज होती है विच इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल जर्म्स। उस पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी जर्म्स नहीं लगे हुए होते। उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है ताकि उसको सेफ यूज किया जा सके। तो स्टेराइल सिरिंज का मतलब है जर्म फ्री सिरिंज, जिसको स्टेरलाइज किया जाए ताकि वो हर किस्म के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाए। Then next, used syringes should be disposed often। अब जैसे हम syringes यूज करते हैं तो जो used syringes होती हैं उनको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाए? तो अकॉर्डिंग टू ईपीआई प्रैक्टिस के जैसे ही हम सिरिंज को डिस्कार्ड करें तो किसी जो है किसी ओपन बॉक्स में ना डाली जाए। उसके लिए अलग से सेफ्टी बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसमें हम ऐसी चीजों को डिस्पोज ऑफ करें जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे किसी को अगर वो इंजेक्शन चुभ गई तो इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है और जो है कोई और डिजीज लग सकती है। तो जो भी यूज्ड सिरिंजेस हैं वो सेफ्टी बॉक्स में डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए, ओपन बिन में नहीं, कहीं ड्रॉअर में नहीं रखनी चाहिए, कहीं भी नहीं। उसको सेफ्टी बॉक्स में डिस्पोज ऑफ करना होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज सेफ डिस्पोजल ऑफ सिरिंजेस इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट। अब जो सिरिंजेस को हम सेफली क्यों डिस्कार्ड करते हैं, सेफली क्यों डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे इंजेक्शन है तो इंजेक्शन किसी को भी चुभ सकती है और उससे फिर जो जो भी डिजीजेस हैं जैसे कि मोस्ट जो इन्फेक्शंस हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये मोस्टली स्प्रेड आउट होती हैं यूज्ड सिरिंजेस से, ताकि कोई उस सिरिंज को दोबारा यूज ना कर सके। तो बेसिकली पूरी कम्युनिटी को, इंडिविजुअल्स को इन्फेक्शन से या इंजरी से बचाने के लिए सेफ डिस्पोजेबल ऑफ सिरिंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड, ताकि इन्फेक्शन जो है वो फर्दर फैले ना। देन दी पर्पज ऑफ हैंड हाइजीन बिफोर इंजेक्शन। वैक्सीनेटर को इंजेक्शन देने से पहले अपने हाथों को अच्छे से जो है वो धो लेना चाहिए। ये होती है हैंड हाइजीन। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या मकसद है? ताकि जो भी वैक्सीनेटर है उसके हाथ अगर गंदे हैं तो अगर वो हाथों को धोएगा तो उससे जो भी जर्म्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। अदरवाइज अगर वो गंदे हाथों से ही इंजेक्शन को जो है वो इंजेक्ट कर रहा है तो चांसेस हैं कि जो इंजेक्शन की साइट पे है वहां पे कोई गंदगी लग जाए, कॉन्टेमिनेशन हो जाए या दूसरी डिजीजेस फैल जाएं। तो मोस्टली इन्फेक्शन के रिस्क से बचने के लिए और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस के लिए जो है वो हैंड हाइजीन लाजमी है। सो इसका पर्पस क्या है? बेसिकली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट इज एडी सिरिंज मीन्स। अब होता क्या है, मोस्टली अगर हम जब भी कोई सिरिंज यूज कर सकते हैं तो गलती से भी कोई अगर वो सिरिंज दोबारा यूज कर ले तो इससे रोकने के लिए जो सिरिंजेस बनाई गई हैं तो वो एडी सिरिंजेस बनाई गई हैं। एडी सिरिंज का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटो डिसेबल सिरिंज। ऑटो डिसेबल सिरिंज मीन्स एक मर्तबा आपने सिरिंज को यूज कर लिया, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। एक मर्तबा यूज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है ताकि उसको दोबारा कोई रीयूज ना कर सके। तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो एडी सिरिंजेस क्या है? ऑटो डिसेबल सिरिंजेस हैं। ऑटो डिसेबल सिरिंजेस कितनी मर्तबा यूज की जा सकती हैं? वंस ओनली, सिर्फ एक मर्तबा यूज होंगी, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती हैं और जो है इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। देन मोस्टली वैक्सीन्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू, जो मोस्ट जो वैक्सीन्स हैं जैसे हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस की डिफरेंट वैक्सीन्स होती हैं तो मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन्स जो हैं वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो जिसके ओरल ड्रॉप्स होते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन है। तो और इंजेक्शन भी मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर रूट है। बाकी दूसरे भी हैं, नेजल के थ्रू भी दी जाती हैं, ओरल रूट भी है, इंट्राडर्मल रूट भी है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन जो है वो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दी जाती हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
देन नेक्स्ट इज वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस। अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके लिए जो वैक्सीन है उसको नेजल स्प्रे के थ्रू दिया जाता है। सो जो दी वैक्सीन को जो है वो नोज के अंदर स्प्रे किया जाता है। जो इन्फ्लुएंजा की वायरस की जो वैक्सीन होती है वो नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाती है। देन व्हिच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्कैरिफिकेशन। अब स्कैरिफिकेशन का जो प्रोसेस है जो इसमें क्या करते हैं, स्किन को थोड़ा बहुत स्क्रैच कर देते हैं एंड देन उस स्किन को स्क्रैच करके उसके ऊपर वैक्सीन को अप्लाई करते हैं ताकि जो वैक्सीन है वो स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर हो। तो स्किन को थोड़ा हल्का सा स्क्रैच किया जाता है, उसके ऊपर वैक्सीन को रब किया जाता है स्क्रैच्ड एरिया के ऊपर। इस प्रोसेस को स्कैरिफिकेशन कहते हैं। और जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो इस मेथड के थ्रू दी जाती है। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन वैक्सीन जो है वो स्कैरिफिकेशन के थ्रू दी जाती है। देन विच वैक्सीन इज गिवन ओरली। जो पोलियो की जो वैक्सीन है ओपीवी, जिसका फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो है ओरली दी जाती है। इसमें हम जो है वो माउथ ड्रॉप्स देते हैं इंडिविजुअल्स को। तो ओपीवी की वैक्सीन ओरली दी जाती है। देन द सिस्टम यूज्ड टू मेंटेन वैक्सीन्स एट प्रॉपर टेम्परेचर। अब जो वैक्सीन्स हैं वैक्सीन्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। वैक्सीन्स को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग नहीं रख सकते। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम जिसको यूज करके हम वैक्सीन्स को स्टोर करें और वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें, तो उसके उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वो मेंटेन करना होता है ताकि उसकी जो पोटेंसी है वो प्रिजर्व रहे, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस ना खो जाए। तो कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं वैक्सीन्स को प्रॉपर टेम्परेचर पे जो है वो मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो वैक्सीन खराब ना हो। तो रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या है वैक्सीन का स्टोरेज, किस टेम्परेचर पे हम वैक्सीन को स्टोरेज करते हैं? मोस्टली फ्रॉम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं। सो सी ऑप्शन 2 to 8 डिग्री पे ये रिकमेंडेड टेम्परेचर है वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो वैक्सीन खराब हो सकती है, इससे कम अगर टेम्परेचर होगा तो भी वैक्सीन आपकी खराब हो सकती है। देन कोल्ड चेन इज मेंटेन टू प्रिजर्व। कोल्ड चेन को क्यों मेंटेन किया जाता है? कोल्ड चेन है क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वैक्सीन को एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे जो है वो मेंटेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उस वैक्सीन की जो भी पोटेंशियल है उसकी पोटेंसी उसकी इफेक्टिवनेस को प्रिजर्व किया जाए, टू प्रिजर्व वैक्सीन पोटेंसी। ओके। देन कोल्ड चेन का मतलब क्या है? अब कोल्ड चेन में एक तो हम कह सकते हैं कि कोल्ड चेन एक वैक्सीन को मेंटेन करने का प्रोसेस है, या जैसे हम वैक्सीन जहाँ पे बनती है और वैक्सीन जहाँ पे दी जाती है, तो जहाँ पे बनती है वैक्सीन वहां से जहाँ पे वैक्सीन दी जाती है वहां तक जो वैक्सीन को लाने का जो सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वैक्सीन का, उसमें भी कोल्ड चेन का यूज होता है। हम जो है वो डिफरेंट जो है वो कोल्ड बॉक्सेस में वैक्सीन को कैरी करके लेकर आते हैं। तो कोल्ड चेन को हम ये भी कह सकते हैं कि कोल्ड चेन क्या है? वैक्सीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ओके। देन ये कुछ कंपोनेंट्स है हमारे पास कोल्ड चेन के। अब कोल्ड चेन एक सिस्टम है बेसिकली। इसमें क्या किया जाता है? इसमें वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए उसके कोल्ड चेन में हम क्या करते हैं? हम रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं, हम फ्रीजर्स का यूज करते हैं, हम कोल्ड बॉक्सेस का यूज करके हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब रेफ्रिजरेटर्स को क्यों यूज किया जाता है? वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। अब वैक्सीन तो बनकर आ गई, इसको स्टोर कहाँ पे किया जाए? रेफ्रिजरेटर्स पे। फ्रीजर्स क्यों? क्योंकि कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिनको आइस पैक रिक्वायर्ड होता है, तो उसको फिर हम फ्रीजर में स्टोर करते हैं। कोल्ड बॉक्सेस क्या होते हैं? जैसे कि हम जैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए कोल्ड बॉक्सेस यूज होते हैं। और वैक्सीन कैरियर्स यूज होते हैं। वैक्सीन कैरियर्स जैसे अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि पोलियो की वैक्सीन लगाने के लिए आते हैं तो उनके हाथ में एक कोल्ड बॉक्स होता है। तो वो बेसिकली वैक्सीन कैरियर होता है। जैसे कि आउटरीच स्टेशंस जो हैं, जैसे कि किसी के घरों में जाकर स्कूल्स में जाके वहां पे वैक्सीन लगाई जाए, तो वहां पे वैक्सीन को रखने के लिए वैक्सीन कैरियर्स यूज होते हैं और उनके अंदर आइस पैक्स होते हैं ताकि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। और थर्मोमीटर्स भी उनके अंदर होते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वैक्सीन का वो टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाए।
क्योंकि अगर टेम्परेचर इधर-उधर हो गया और आपकी कोई वैक्सीन हीट सेंसिटिव है या फ्रीज सेंसिटिव है, तो आपकी वैक्सीन की पोटेंसी जो है वो खराब हो सकती है। ओके, देन नेक्स्ट इज वैक्सीन्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन। वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किस चीज में किया जाता है? तो वो कोल्ड बॉक्सेस या वैक्सीन कैरियर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके अंदर हम आइस पैक्स भी रखते हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम वैक्सीन को ले जाएं तो वो उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके अंदर थर्मामीटर्स भी होते हैं। तो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोल्ड बॉक्सेस एंड वैक्सीन कैरियर्स यूज होते हैं। देन आइस पैक्स क्यों यूज होते हैं? आइस पैक्स कहाँ यूज होते हैं? तो वो हमें अब पता चल गया कि कोल्ड चेन में आइस पैक्स का यूज होता है। अब आइस पैक्स का यूज क्यों होता है? ताकि जहाँ पे ज्यादा हीट एक्सपोजर हो तो वहां पे हम जो वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें 2 to 8 डिग्री, तो उसके लिए आइस पैक्स का यूज होता है। ओके, और ये सारे किस चीज में आते हैं? इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। देन विच वैक्सीन इज फ्रीज सेंसिटिव? इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो कि फ्रीज सेंसिटिव है? अगर वो फ्रीज हो गई, ज्यादा कोल्ड हो गई, तो वो डैमेज हो सकती है। हालांकि वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए हमें कोल्ड टेम्परेचर ही चाहिए होता है, लेकिन काफी सारी वैक्सीन ऐसी हैं जिनका टेम्परेचर अगर बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगा तो वो काम करना छोड़ देती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन हमारे पास, इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? एक हमारे पास जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो फ्रीज सेंसिटिव है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो फ्रीज सेंसिटिव है। पीसीवी वैक्सीन जो है वो भी फ्रीज सेंसिटिव है। और टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन ये भी फ्रीज सेंसिटिव है। तो इनमें से भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पेंटावेलेंट वैक्सीन इज फ्रीज सेंसिटिव। देन कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो हीट सेंसिटिव होती हैं, जिनको अगर बहुत ज्यादा हीट पे एक्सपोज होती हैं तो वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो जैसे कि ओपीवी है, पोलियो की जो हमारे पास जो वैक्सीन है ओपीवी, ये हीट सेंसिटिव है। अब इसको जो है अगर हम कोल्ड टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर तो इसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली तो उसकी जो पोटेंसी है वो लूज हो जाएगी। तो बेसिकली जो दूसरी भी वैक्सीन हैं जो हीट सेंसिटिव हैं, जैसे कि मीजल्स की वैक्सीन है, बीसीजी की वैक्सीन है, वो भी हीट सेंसिटिव है, लेकिन सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव कौन सी है? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। देन नेक्स्ट इज विच वैक्सीन कैन टॉलरेट फ्रीजिंग? अब अभी हमने पढ़ा कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि फ्रीज सेंसिटिव होती हैं। तो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं फ्रीजिंग से, जबकि फ्रीज टॉलरेंट वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि फ्रीजिंग से डैमेज नहीं होती। तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो जिसको अगर हम जितना भी ज्यादा टेम्परेचर उसका ड्रॉप करें, जितना भी फ्रीज करें 0 डिग्री या उससे भी कम, तो वो डैमेज नहीं होती, वो जो है फ्रीज टॉलरेंट होती है, वो है हमारे पास ओपीवी। ये पोलियो की जैसे हीट सेंसिटिव है तो ये फ्रीज टॉलरेंट भी है। अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो पेंटावेलेंट जो ये फ्रीज सेंसिटिव है, फ्रीजिंग से डैमेज हो जाती है। हेपेटाइटिस बी एंड पीसीवी ये भी जो है फ्रीज सेंसिटिव है, इनको जितना फ्रीज करेंगे उतनी वो डैमेज हो जाएंगे। देन 6 राइट्स ऑफ वैक्सीनेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब हमारे पास वैक्सीनेशन जो है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पास 6 राइट्स हैं। वैसे जनरली एक यूज होता है तो उसमें जैसे हमारे पास होता है कि राइट पेशेंट, एक होता है हमारे पास पेशेंट, राइट पेशेंट को वैक्सीन लगनी चाहिए, उस पेशेंट के लिए आपकी वैक्सीन राइट हो। देन डोज आप राइट दे रहे हो। देन उसका पट सही रूट से आप उसको वैक्सीन को लगा रहे हो। देन साइट सही आपने चूज की है, कहाँ पे लगनी चाहिए वो वैक्सीन, और उसके डोज में कितना टाइमिंग गैप था, किस टाइम पे लगा रहे हैं, तो कितना इंटरवल आया है उसमें। तो ये 6 राइट्स होते हैं हमारे पास वैक्सीनेशन के। राइट पेशेंट को लगाई जाए, राइट वैक्सीन दी जाए, राइट डोज हो उसका, राइट रूट हो, राइट साइट हो, राइट टाइम पे दी जाए। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कि वैक्सीनेशन के 6 राइट्स में नहीं आता, तो वो राइट डिजीज जो है वो उसमें नहीं आता। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देन वीवीएम स्टैंड्स फॉर। अब वैक्सीन्स को जिस चीज में रखा जाता है वो वायल्स में रखा जाता है। और वीवीएम क्या होता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है? एक लेबल होता है जो उस वायल के वायल क्या बेसिकली एक वो जो जैसे हम इसको कह सकते हैं कि बॉटल, छोटी बॉटल को वायल कहा जाता है।
अब उस वायल के ऊपर एक लेबल लगाते हैं हम, जो कि जब बहुत ज़्यादा अगर तो हीट एक्सपोज़र होता है उस वैक्सीन का, तो वो अपना कलर चेंज करता है वो लेबल, और अगर तो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, इट मीन्स वो वैक्सीन आपकी ज़्यादा देर तक हीट में पड़ी थी और अब डैमेज हो गई है। तो वीवीएम क्या है? वैक्सीन वायल मॉनिटर है, और ये है क्या? ये एक सेंसिटिव हीट सेंसिटिव लेबल होता है। वायल को नहीं कहते वीवीएम, वीवी एक लेबल होता है जो कि हीट सेंसिटिव होता है। अगर तो बहुत ज्यादा धूप में या हीट में रखी गई होगी आपकी वो वैक्सीन, तो वो अपना कलर चेंज करके बताता है कि अगर तो ये कलर हो जाएगा तो इट मीन्स वैक्सीन सेफ है, अगर तो कलर ये इतना ज्यादा डार्क हो जाएगा इट मीन्स आपकी वैक्सीन डैमेज हो गई है। तो वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वायल मॉनिटर। देन पर्पस क्या है इसका? तो अभी मैंने आपको बताया कि हीट एक्सपोजर चेक करना होता है। वीवीएम का जो पर्पस है वो ये है कि ये देखना होता है कि वैक्सीन्स को हीट डैमेज कितना हुआ है, हीट एक्सपोजर कितना हुआ है। अब जैसे कि ये होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वायल्स हैं, इनमें वैक्सीन पड़ी हुई है। अब ये जो लेबल होता है, ये इसके ऊपर लेबल लगा हुआ होता है, इसके सर्किल के अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ होता है। तो अगर तो ये स्क्वायर का कलर चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स आपकी जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सही है, उसको बिल्कुल हीट एक्सपोजर नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुई। कलर हल्का सा लाइट चेंज हुआ तब भी वो ओके है, डैमेज नहीं हुई, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इस स्क्वायर का कलर बिल्कुल इस सर्कल के कलर के जैसा हो गया, इट मीन्स इसका हीट एक्सपोजर ज्यादा हुआ है, अब ये डैमेज हो गई, यूज करने के काबिल नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और ज्यादा हीट एक्सपोजर के केस में क्या होता है? जो अंदर वाला स्क्वायर होता है वो बिल्कुल ही जो सर्कल से ज्यादा डार्क हो जाता है। इट मीन्स अब तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई, बिल्कुल भी यूज करने के काबिल नहीं है, इसको फौरन से फौरन क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ये बेसिकली पर्पस है, और ऐसे हम वीवीएम को रीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अ डैमेज्ड वीवीएम इंडिकेट्स। अगर तो वीवीएम डैमेज हो गई, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी वीवीएम डैमेज हो गई? तो वो जैसे कलर चेंज होगा, कलर डार्क हो गया, इट मीन्स आपकी वीवीएम डैमेज हो गई, अब ये यूज करने के काबिल नहीं है, इसकी पोटेंसी, इसकी इफेक्टिवनेस दोनों खत्म हो गई, इनइफेक्टिव हो गई अब ये। तो डैमेज्ड वीवीएम क्या चीज इंडिकेट करती है? ये चीज इंडिकेट करती है कि अब आपकी जो है वैक्सीन है, इट इज नो लॉन्गर सेफ टू यूज, अब ये अनसेफ वैक्सीन हो गई है। ओके, तो ये वीवीएम से पता चलता है हमें। देन आईएलआर स्टैंड्स फॉर, आईएलआर भी कोल्ड चेन में यूज होता है, इसका फुल फॉर्म है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। कुछ ऐसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जो जिनकी वॉल्स पे जो है वो बिल्कुल आइस के पैक्स रखे जाते हैं, ताकि अगर कभी कभी पावर चला जाता है, लाइट चली जाती है, तब भी आपकी वैक्सीन्स जो है वो सही टेम्परेचर पे मेंटेन रहें। तो इसके लिए जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो वैक्सीन्स का होता है, और कोल्ड चेन को जब फिक्स्ड सेंटर्स पे हम जो है स्टोर करते हैं वैक्सीन्स को, तो उसके लिए आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स यूज किए जाते हैं। देन आइस पैक्स आर कंडीशनड बिफोर यूज टू। अब होता क्या है, जब भी जैसे कि जो वैक्सीन्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है सपोज, तो किस में लेके जाते हैं उसको? वैक्सीन कैरियर में ये लेके जाते हैं। अब वैक्सीन कैरियर्स के अंदर आइस पैक्स रखे जाते हैं। आइस पैक्स क्या होते हैं? पानी होता है, पानी को जैसे आप एक शॉपर में या एक उस बॉक्स में, किसी स्मॉल बॉक्स में डाल के, स्मॉल जो है आपका शॉपर या कोई ऐसी चीज, उसमें डाल के पानी को बिल्कुल फ्रीज किया जाता है, उससे वो हार्ड हो जाते हैं आइस पैक्स। तो आइस पैक्स बिल्कुल ही हार्ड हो जाते हैं, फ्रीज किए हुए होते हैं। तो अब जब आइस पैक्स को यूज किया जाता है, जैसे आउट ऑफ स्टेशन आउटरीच वैक्सीनेशन जो होती है, स्कूल्स में जाके या कहीं और जाके जब वैक्सीन को लगाना होता है, वैक्सीनेटर्स जब वैक्सीन कैरियर्स में वैक्सीन को लेकर जाते हैं, तो उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आइस पैक को यूज करने से पहले एक कंडीशन किया जाए, ताकि उसको हल्का सा मेल्ट किया जाए, रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए आइस पैक्स को, ताकि उसकी सरफेस जो है वो मेल्ट हो जाए। अंदर से वो आइस ही रहेगा, लेकिन उसका सरफेस मेल्ट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ हमारे पास वैक्सीन कैरियर्स में ऐसी वैक्सीन होती हैं जो फ्रीज सेंसिटिव होती हैं। तो अगर तो आपका आइस पैक बिल्कुल ही हार्ड होगा, बिल्कुल ही आइस होगा, तो आपकी वो वैक्सीन जो फ्रीज सेंसिटिव है वो डैमेज हो सकती हैं। तो उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आइस पैक्स को यूज किया जाए, तो यूज करने से पहले उसको थोड़ा मेल्ट किया जाए, उसको वॉश करके
उसकी कंडीशनिंग की जाए। तो ये क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ वैक्सीन्स, इसके लिए आइस पैक्स की कंडीशनिंग की जाती है। देन नेक्स्ट इज एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मीन्स। अब अक्सर आपके पास ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि AEIF का फुल फॉर्म बताएं, तो वो हो जाएगा एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इट मीन्स वैक्सीनेशन का प्रोसेस के बाद अगर तो कोई ऐसा अनवांटेड रिएक्शन हो गया, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो गया, जो कि लाजमी नहीं है कि उस वैक्सीन की वजह से हुआ हो। कभी कभी एंजाइटी में भी हो जाता है, कभी कभी माइल्ड या सीवियर जो है वो फीवर भी हो जाता है। अब कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन जो लाजमी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हो, लेकिन वैक्सीन के बाद हो, उसको कहते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। अब यहाँ पे हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि AEIF एंड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अब ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन जो कि वैक्सीन की वजह से हो, उसको कहेंगे कि ये इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। लेकिन ऐसा कोई रिएक्शन जो वैक्सीनेशन के बाद हो, उसको कहेंगे एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो ये है क्या? इट मींस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन कार्ड। अब जब भी बच्चों को या प्रेग्नेंट वुमेन्स को या किसी भी इंडिविजुअल को वैक्सीन्स लगती हैं, तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन कार्ड्स बनते हैं। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जो कि एक बंदे की जो वैक्सीनेशन हिस्ट्री होती है उसको रिकॉर्ड करता है कि किस कौन सी वैक्सीन लगी, उसका कितना डोज लगा, कौन सी डेट पे लगी, नेक्स्ट इसकी जो डोज है वो कब ड्यू है। तो ये सारा कुछ इम्यूनाइजेशन कार्ड में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्या चीज रिकॉर्ड करती है? बेसिकली वैक्सीनेशन हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है इम्यूनाइजेशन कार्ड। देन पर्पस ऑफ आउटरीच वैक्सीनेशन। अब आउटरीच वैक्सीनेशन अभी मैंने आपको बताया कि जब वैक्सीन को हेल्थ फैसिलिटी के बाहर कम्युनिटी के आसपास जाके लगाया जाए वैक्सीनेशन का प्रोसेस। तो बेसिकली जब हेल्थ वर्कर्स किसी भी गांव में जाके, किसी भी स्कूल में जाके या कहीं भी किसी ऐसी एरिया में जाके लोगों को वैक्सीनेट करें जहाँ के लोग इजीली हॉस्पिटल या क्लिनिक ना आ सकते हो, तो उसको आउटरीच वैक्सीनेशन कहा जाता है। जैसे कि रिमोट रूरल एरियाज में जाके वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाया जाए। मकसद क्या है इसका? ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो वैक्सीन से रह ना जाए। सबको जो है वो ये इंश्योर किया जाता है कि सबको जो है वो वैक्सीन लग गई और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डिजीजेस से बच सकते हैं। और वहाँ आउटरीच वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन को ले जाने के लिए वैक्सीन कैरियर्स यूज होते हैं, जिसके अंदर आइस पैक्स यूज किए जाते हैं जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 2 to 8 डिग्री तक। सो पर्पस क्या है आउटरीच वैक्सीनेशन को? इज टू रीच रिमोट एरियाज। जो भी रिमोट रूरल एरियाज हैं जहाँ के लोग ना आ सकते हो, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, उसका आउटरीच वैक्सीनेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ वैक्सीनेटर। अब वैक्सीनेटर के वैसे तो बहुत सारे काम है, बहुत सारी SOPs के तहत वैक्सीनेटर को काम करना होता है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेटर की जो ड्यूटी है वो ये है कि वो ये इंश्योर करे कि वो सेफ और इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन दे रहा है लोगों को बाय गिविंग द राइट वैक्सीन टू द राइट पर्सन इन द राइट डोज एट द राइट टाइम। 6 राइट्स को उसको जो है वो जहन में रखना है और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर के साथ जो है वो वैक्सीन उसको लोगों को देनी है। और उसके अलावा जो वैक्सीनेटर का काम है वो ये है कि लोगों को डिजीजेस से बचाया जाए सेफ वैक्सीन देकर। तो वैक्सीन लगाना तो काम है ही वैक्सीनेटर का, लेकिन उसके अलावा कोल्ड चेन की मेंटेनेंस भी लाजमी है, सेफ्टी भी लाजमी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी वैक्सीनेटर की ये है कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नीचे कमेंट्स में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी हुई है, जिसमें मैं अक्सर नोट्स एंड जो है वो डिफरेंट अपडेट्स जो है हम भेजते रहते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।